नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। खबरों के लिहाज से, विवादों के लिहाज से आज का दिन केजरीवाल के नाम रहा। आज सबसे पहले मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या कराने का ताना बाना बुन रही है। बीजेपी ने इल्जाम का मजाक उड़ाया, कहा सिसोदिया हर चुनाव के मौके पर यही आरोप लगाते हैं। बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी ने इल्जाम लगाया कि केजरीवाल ने अपनी पार्टी के एक नेता को टिकट का वादा किया, फिर टिकट काटकर किसी दूसरे को बेच दिया, इसलिए आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग के इस नेता ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। मनोज तिवारी ने इस आत्महत्या का पाप केजरीवाल के सिर लगाया। इसके बाद खबर आई कि सीबीआई ने आज शराब घोटाले के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, उनके कई करीबियों के नाम शामिल हैं। केजरीवाल ने इसी आधार पर सिसोदिया को एक बार फिर क्लीन चिट दे दी, कहा उनके खिलाफ कुछ नहीं है। पर सीबीआई ने लिखा बाकी एक्यूज की अभी जांच चल रही है, जांच पूरी होने पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जा सकती है। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि मनीष सिसोदिया को लेकर एक और खुलासा हुआ। दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम बनाने में 1300 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। यह रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को सौंपी गई है और मांग की गई है कि इस घोटाले की जांच स्पेशलाइज्ड एजेंसी से कराई जाए। इस खबर को डिटेल में स्टडी कर पाते इससे पहले एक और खबर आई। एक आरटीआई रिपोर्ट में कहा गया कि जेल में बंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को हर महीने पूरी सैलरी और सारे अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। सवाल उठा कि सत्येंद्र जैन 6 महीने से जेल में बंद है, न मंत्रालय में गए हैं, न कोई काम किया है, तो उन्हें पूरी की पूरी सैलरी किस बेसिस पर दी जा रही है। तो एक एक करके इन सारी खबरों की डिटेल में बात करेंगे, दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, दोनों की बात समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस इल्जाम की कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने मनोज तिवारी के एक बयान को आधार बनाया, कहा केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। इल्जाम लगाया कि मनोज तिवारी जैसे बयान दे रहे हैं उससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली गई है और पूरा प्लान मनोज तिवारी को पता है, इसलिए मनोज तिवारी को अरेस्ट किया जाए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जान को खतरा होने की जानकारी इलेक्शन कमीशन को देगी, उनकी हत्या की साजिश की जांच हो, इसलिए वो शिकायत दिल्ली पुलिस से भी करेगी। इन्होंने इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की खूब कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर गाली गलौज करके खूब उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का अब षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव आयोग पहुंचे, चुनाव आयोग को लिखित कंप्लेंट दी, दावा किया कि केजरीवाल को जान से मारने का प्लान बनाया जा चुका है, इसकी जांच कराई जाए, मनोज तिवारी को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि केजरीवाल को मारने की सारी प्लानिंग मनोज तिवारी जानते हैं, उनके बयान से ही पूरी साजिश का पता चला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जानलेवा हमले पहले भी हुए हैं और आप सब लोगों के कैमरे में वो कैप्चर हुए हैं कि किस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ के लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला करने में कामयाब हुए थे। इस बार दोबारा जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में और गुजरात में चुनाव प्रचार में लाखों लोगों के बीच जा रहे हैं, ऐसे समय में इस बात की भूमिका बनाना
कि अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक जानलेवा हमला होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि ऐसा है। इसका मतलब ये है मनोज तिवारी जी को जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। और आज हमने कंप्लेंट इस बात की है क्योंकि अभी दिल्ली में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन कमीशन के पास सारी की सारी पावर्स हैं। मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए, उनसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की हत्या की साजिश में उनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं, हत्या की साजिश किस दिन की है, कहाँ की है, ये सारी जानकारी जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन से ही सामने आएगी। अब केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके जान पर खतरा होने का इल्ज़ाम बड़ी गंभीर बात है, लेकिन इस इल्ज़ाम को लोग सीरियसली ले पाते। इससे पहले यह बात सामने आई कि आम आदमी पार्टी ने तो कई बार चुनाव के मौके पर इसी तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं। 8 महीने पहले भी एग्जैक्टली यही आरोप लगाया था। केजरीवाल को जान से मारने की साजिश की बात इसी अंदाज में पहले ट्विटर पर और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। कहने वाले भी मनीष सिसोदिया थे, उनका इल्जाम भी वही था और अंदाज भी वही। मैं आपको दिखा देता हूं। आम आदमी पार्टी ने इसी साल 30 मार्च को बीजेपी पर आरोप लगाया था। तब पार्टी के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया था कि पंजाब की जीत से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी ने दिल्ली पुलिस की मदद से केजरीवाल पर जानलेवा हमला किया। आज की तरह 30 मार्च 2022 को भी मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने यही एलिगेशन लगाया था। मैं आपको मनीष का वो बयान सुनवा देता हूं जो उन्होंने 30 मार्च 2022 को दिया था। बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। पहले आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, केजरीवाल की जान को खतरा बताया जाता है, बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, फिर मनीष सिसोदिया आते हैं, पत्रकारों को बुलाते हैं और वही आरोप उसी भाषा में दोहरा देते हैं। 3 साल पहले भी मनीष सिसोदिया ने इसी तरह से केजरीवाल की जान को खतरा बताया था और इस खतरे का सोर्स तब भी बीजेपी को बताया था। 4 मई 2019 की बात है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके दावा किया था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह केजरीवाल की हत्या कराना चाहते हैं। इसलिए आज जब मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल की हत्या की साजिश का आरोप लगाया तो मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के पुराने ट्वीट दिखा दिए। कहा आम आदमी पार्टी की तो आदत है ऐसे झूठे आरोप लगाने की। मनोज तिवारी ने कहा उन्होंने तो केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को उसमें साजिश दिखने लगी। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। और ये जो ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है ये? 2019 में है। ये अलग डेट है। तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। मुझे आश्चर्य है कि जान पर हमले जैसी बात को भी चुनाव में इंपैक्ट पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये इस बात से साबित हो जाता है ये काम सिर्फ इस चुनाव में नहीं हो रहा। 8 महीने पहले भी यही कहा गया था और 3 साल पहले भी केजरीवाल की हत्या की साजिश की बात कही गई थी। और जरा शब्दों पर गौर करिए। कहा गया कि केजरीवाल ही मोदी को टक्कर दे सकते हैं,
इसीलिए बीजेपी उन्हें जान से मारना चाहती है। अगली बार कहा गया कि केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा सके, इसलिए उन्हें इस रास्ते से हटाना चाहते हो। कायरों, ये भाषा ही बताती है कि ऐसे इल्जामात का मतलब क्या है, इसके पीछे की मंशा क्या है। इसीलिए आज मैंने पूरी बैकग्राउंड आपके सामने रखी। मुझे लगता है किसी की जान से जुड़ी बात को, हत्या के इल्जाम को इतने हल्के तरीके से मिसयूज नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, अगर आरोप लगा है तो पुलिस को इसकी जांच कर लेनी चाहिए, केजरीवाल को पूरी सुरक्षा देनी चाहिए। केजरीवाल की जान पर खतरे के इल्जाम के अलावा आज दिल्ली में एक और मुद्दे पर सियासत हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संदीप भारद्वाज ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने दिल्ली के राजौरी गार्डन में अपने घर में फांसी लगा ली थी। संदीप भारद्वाज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग के सचिव थे। उनकी मौत की खबर मिली तो आम आदमी पार्टी के नेता उनके घर पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके दुख जताया, लेकिन उनकी मौत की वजह पर सस्पेंस है। पुलिस को संदीप के घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि संदीप की खुदकुशी के लिए आम आदमी पार्टी और उसकी लीडरशिप जिम्मेदार है। मनोज तिवारी ने कहा कि संदीप भारद्वाज एमसीडी चुनाव के लिए टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसलिए संदीप की मौत के जिम्मेदार आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। संदीप भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से जिनको टिकट मिलने का सारा भरोसा दिया जा चुका था, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडेशन के मेंबर हैं, वो आत्महत्या कर लिए हैं। और बातें पता चलती है कि उस जगह से जिनको टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो पैसे पर टिकट बेच दिया गया। और ऐसी स्थिति में संदीप भारद्वाज नाम के व्यक्ति इस आघात को सहन नहीं कर पाए और वो आत्महत्या कर लिए। हम सभी जानते हैं आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी हत्या के ही समान होता है। और ये पाप आम आदमी पार्टी के मुखिया ने किया है। ये पाप आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। अब मैं आपको इस मामले में आम आदमी पार्टी का पक्ष बताता हूं। आम आदमी पार्टी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके नेता की मौत दुखद है, लेकिन उनके सुसाइड को टिकट से नहीं जोड़ना चाहिए। बहुत दुखद है। संदीप जी मेरे भी करीबी थे और ट्रेड विंग में काफ़ी अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन इस तरह से टिकट से नहीं जोड़ सकते इसको, ये गलत कर रहे हैं। ये बात सही है कि ऐसे आत्महत्या के केस को टिकट से नहीं जोड़ना चाहिए, मनीष सिसोदिया की मांग है। तो फिर मनीष सिसोदिया को भी मनोज तिवारी पर केजरीवाल की हत्या का इस तरह का बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहिए। मनोज तिवारी भी संदीप के सुसाइड को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर इसे केजरीवाल का पाप बता रहे हैं। मुझे लगता है इस मामले में पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए। आज केजरीवाल दिन में तीसरी बार एक्टिव हुए जब शराब घोटाले में चार्जशीट दायर हुई। इस चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं था, तो केजरीवाल दावा करने लगे कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 7 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्र पिल्लई और मुथा गौतम के नाम है। इसके अलावा डिप्टी एक्साइज कमिश्नर कुलदीप सिंह और असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर नरेंद्र सिंह के नाम भी चार्जशीट में है। 10,000 पेज की इस चार्जशीट को सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सबमिट किया। अब 30 नवंबर को चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेने के लिए सुनवाई होगी। जैसे ही सीबीआई की चार्जशीट दाखिल हुई, यह खबर सामने आई, आम आदमी पार्टी के नेता कहने लगे कि शराब घोटाले में जो आरोपी नंबर 1 है वो मनीष सिसोदिया बरी हो गए। उनके खिलाफ बड़ी साजिशें हुई, लेकिन सब नाकाम रही। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम न आने पर बधाई दी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि 6 महीने की जांच में न सीबीआई को कुछ मिला न ईडी को।
6 महीने बीत गए। सीबीआई ने और ईडी ने लगभग 500 अफसरों की टीम बना रखी है। मनीष जी के घर पे छापे मारे, कई बार पूछताछ की, और आज 500 अफसरों द्वारा छानबीन करने के बाद 600 जगह छापे मारने के बाद चार्जशीट कोर्ट के अंदर दायर की है। उसमें आरोपी नंबर 1 जो सीबीआई ने बनाया था, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, आरोपी नंबर 1 का नाम ही नहीं है। इसका मतलब है सीबीआई को इतनी छापे मारने के बाद, इतने गवाहों के बयान लेने के बाद, लोगों को डरा धमका के सरकारी गवाह बनाने के बाद, ये सब करने के बाद भी एक साक्ष्य नहीं है। शाम होते होते मनीष सिसोदिया भी अटैक मोड में आ गए। कहा कि शराब घोटाले की कहानी बीजेपी ने गढ़ी, इसमें दिल्ली के एलजी और चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए। सिसोदिया ने पूछा, अब जबकि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है तो क्या घोटाले का झूठा आरोप लगाने वाले एलजी और चीफ सेक्रेटरी पर कोई एक्शन लिया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी कुछ महीने पहले एक मनोहर कहानी लेके आई थी कि दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कभी बोले 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी बोले 500 करोड़ का, कभी 900 करोड़ का, कभी 140 करोड़ का, कभी 1 करोड़ का। तरह तरह की कहानियां इन्होंने सुनाई। इन्होंने मेरे घर पे सीबीआई की रेड डलवाई, इन्होंने छापे डलवाए, मेरे बैंक के लॉकर तलाशे। मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली में इस तरह का कोई घोटाला हुआ नहीं है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, मैंने तब भी कहा था। लेकिन उस वक्त पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला यहाँ हुआ है। और उसके बाद में दुखी किया गया, बदनाम किया गया, प्रताड़ित किया गया सब लोगों को। आखिरकार ये समझ में आया आज सीबीआई की चार्जशीट से कि मनीष सिसोदिया को तो झूठा ही बदनाम किया जा रहा था, कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। आज सीबीआई की चार्जशीट से समझ में आ गया कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ और बाकी चीजें अब कोर्ट में सिद्ध हो जाएंगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी और अपने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के थ्रू जो फर्जी रिपोर्ट बनाई, जो झूठी रिपोर्ट्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बदनाम करने के लिए और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश करते हुए बनवाई आपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से और अपने सीएस से। अब क्या आप अपने सीएस के खिलाफ और अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई करोगे? सिसोदिया कह रहे हैं कि कोई शराब घोटाला हुआ नहीं। अगर शराब घोटाला हुआ नहीं तो सीबीआई ने आज 10,000 पेज की चार्जशीट क्यों फाइल की? सिसोदिया ने जो कहा उसका जवाब बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया। सिरसा ने कहा कि शराब घोटाले के जो आरोपी जेल में हैं, चार्जशीट में अभी बस उन्हीं के नाम है, क्योंकि आरोपियों के जेल में रहने के 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। सिरसा ने कहा कि मनीष सिसोदिया घबराए नहीं, जल्दी ही उनका नंबर आएगा, वो गिरफ्तार भी होंगे और चार्जशीट में उनका नाम भी होगा। आज तो उनको फिर खुश होना चाहिए। वो घबरा क्यों रहे हैं? कि उनको पता है चार्जशीट दाखिल हो गई है। अरविंद केजरीवाल एक IRS अफसर है, वो सब कुछ जानते हैं। चार्जशीट जो मुजरिम जेल में बंद हैं, क्योंकि 60 दिन और 90 दिन का टाइम होता है, उसके दौरान उनको चार्जशीट फाइल करनी होती है, वरना जमानत मिलती है। इसलिए जो जो अक्यूज्ड पकड़े जाते हैं उनके नाम से चार्जशीट फाइल होती है, और बाकी जो जो जब पकड़े जाएंगे उनकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होती है। तो चार्जेस जो फ्रेम हुए हैं तभी तो हुए हैं कि घोटाला हुआ, शराब के पैसे का लेन देन हुआ, लोग पकड़े गए, तभी तो चार्जशीट फाइल हुई। आज अरविंद केजरीवाल जी का ये दावा जो था कि करप्शन नहीं हुई, ये तो सामने आ गया, जनतक हो गया। अब तो कोर्ट में चार्जशीट फाइल होगी। हाँ, मनीष सिसोदिया जो अक्यूज नंबर 1 हैं, उनके खिलाफ कब चार्जशीट फाइल होगी? जब इनकी चार्जशीट में सारी गवाहियां बुक जाएंगी और फिर उनके बाद वो मेन अक्यूज हैं उनके अरेस्ट किया जाएगा, तो उनकी भी चार्जशीट फाइल हो जाएगी। तो चार्जशीट जो अक्यूज बनाए गए हैं, जो अरेस्ट हैं, अभी उनके खिलाफ फाइल हुई है। आज ये बातें भी याद करने वाली हैं कि शराब घोटाले को लेकर कितनी बार केजरीवाल ने कहा कि कोई घोटाला हुआ नहीं, बीजेपी सिसोदिया को जेल भेजना चाहती है। आपको याद होगा जब सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो माथे पर तिलक लगाकर जुलूस लेकर सीबीआई के दफ्तर किस अंदाज में गए थे।
उस समय केजरीवाल ने सीबीआई को मोदी सरकार की कठपुतली बताया था। आज उसी सीबीआई के चार्जशीट में नाम नहीं आया तो सिसोदिया को कट्टर ईमानदार होने का सबूत दे दिया। असल में मंजिंदर सिंह सिरसा ने जो बात बताई वो सही है। आज सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें उन 7 लोगों के नाम हैं जो पहले से इस मामले में जेल के अंदर हैं, क्योंकि 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। इसलिए इसमें उन लोगों के नाम नहीं हैं जिन पर अभी जांच चल रही है या जिन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन मनीष सिसोदिया को न तो इस केस में क्लीन चिट मिली है और ना ही सीबीआई ने यह कहा कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, और ना ही दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम बनाने को लेकर हुए स्कैम की जांच से सिसोदिया को छुटकारा मिला है। दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम बनाने में स्कैम की आशंका जताई है। विजिलेंस डायरेक्टरेट ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट भेजी है जिसमें कहा गया कि दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम बनाने में 1300 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। क्लासरूम बनाने में बहुत सारी गड़बड़ियां की गई। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 193 सरकारी स्कूलों में 2400 क्लासरूम बनवाए थे, लेकिन विजिलेंस डायरेक्टरेट ने अपनी जांच में यह पाया कि एजुकेशन और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने मिलकर इसमें धांधली की। ये जांच सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने की थी और अपनी रिपोर्ट 2020 में ही दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट को भेज दी थी। गड़बड़ी के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। विजिलेंस कमीशन ने बताया था कि क्लासरूम बनाने का टेंडर जारी करने में नियम तोड़े गए, क्लासरूम बनाने में तय स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं हुआ और पूरे प्रोसेस में बाहरी लोगों ने इंटरफेयर किया। रिपोर्ट में खास तौर से मैसर्स बब्बर एंड बब्बर का जिक्र है। विजिलेंस कमीशन का कहना है कि यह प्राइवेट कंपनी गैर कानूनी तरीके से टेंडर प्रोसेस में शामिल थी। शिक्षा मंत्री ने बिना अप्रूवल के स्कूलों का टेंडर जारी किया। बाद में ठेके देने के नियम बदल दिए गए, टेंडर से ज्यादा पेमेंट किए गए। स्कूलों में जरूरी 116 टॉयलेट की जरूरत थी, लेकिन 1214 टॉयलेट बनवा दिए गए। इन सब बातों से सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ। टेंडर की शर्तों के मुताबिक सारे क्लासरूम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा होनी चाहिए थी, लेकिन जांच में पाया गया कि यह सुविधा नहीं मिली। ठेके पर काम जारी रहते हुए ही लागत बढ़ा दी गई, ठेकेदारों का पेमेंट बढ़ा दिया गया। इसका सही अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं लिया गया। 2020 में सीवीसी की रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। इस साल अगस्त में एलजी ने चीफ सेक्रेटरी से इस रिपोर्ट को मंगवाया और जांच करने को कहा। दिल्ली में एजुकेशन और पीडब्ल्यूडी दोनों डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के पास हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के स्कूलों को मॉडल बनाकर पूरे देश में पेश करती है। कहीं भी चुनाव हो, दिल्ली के स्कूलों के शानदार होने के दावे किए जाते हैं। इसीलिए अब दिल्ली में क्लासरूम बनाने में घोटाले की बात सामने आई तो बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों को निशाने पर लिया। गौरव भाटिया ने कहा कि जहां पर केजरीवाल हो वहां करप्शन की गारंटी तो है। बनाने थे क्लासरूम, बना रहे थे बार रूम। ये चरित्र है अरविंद केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का। ये रिपोर्ट दिल दहला देगी सबका। अरविंद केजरीवाल कहीं उपस्थित हो तो एक गारंटी है भ्रष्टाचार की। अनियमितताएं ये हैं कि बिना कोई टेंडर दिए स्कोप ऑफ वर्क, जो कार्य होना है उसको बढ़ा दिया जाता है और ऐसा बढ़ाया जाता है कि ये कागजी कार्रवाई होती है, रेट बढ़ा दिए जाते हैं, पेमेंट पहले ही हो जाते हैं। जमीन पर वो क्लासरूम, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो प्लांट आने थे वो आते ही नहीं हैं। घोटाले का नया इल्जाम लगा तो मनीष सिसोदिया ने वही पुराना बहाना दोहरा दिया। कहा कि सारे घोटालों की रिपोर्ट तो बीजेपी ऑफिस में तैयार होती है। मनीष ने पूछा कि अगर क्लासरूम बनाने में घोटाला हुआ तो उसकी रिपोर्ट उन्हें क्यों नहीं दी गई। ये सारी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इनकी एफआईआर वहीं लिखी जाती है, इनकी चार्जशीट वहीं लिखी जाती है, इनकी विजिलेंस रिपोर्ट वहीं लिखी जाती है, तभी तो ऐसा होता है। वरना स्कूल में तथाकथित कोई घोटाला हुआ, उसकी कोई विजिलेंस रिपोर्ट है, वो अभी
अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी के पास गई है और वो मीडिया के पास है। वो मिनिस्टर को नहीं बताई गई, वो सीवीओ को नहीं दी गई, जो देश के विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको नहीं दी गई, वो मीडिया को दी गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ स्क्रिप्ट लिखते हैं और मीडिया को जारी करते हैं, रोज यही कर रहे हैं। सिसोदिया ने आज भी क्लासरूम बनाने के घोटाले के इल्जामात पर कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। केजरीवाल हमेशा ही मनीष सिसोदिया को देश का बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर बताते रहे हैं। वो दावा करते रहे कि सिसोदिया ने दिल्ली के स्कूलों की हालत इतनी सुधार दी कि पूरी दुनिया सिसोदिया का लोहा मानती है। लेकिन अगर क्लासरूम बनाने के नाम पर 1300 करोड़ की गड़बड़ हुई, अगर खर्चा कम हुआ, ठेके का काम की लागत बढ़ाकर दिखाई गई, तो ये गंभीर बात है। अगर ये आरोप सही साबित हुए तो कट्टर ईमानदार शिक्षा मंत्री का क्या होगा? लेकिन इस मामले में जो जांच शुरू हुई है वो बहुत शुरुआती है। किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले हमें जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन केजरीवाल के एक मंत्री ऐसे भी हैं जिनकी जब जब जांच हुई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आ गए। सत्येंद्र जैन 6 महीने से जेल में है, लेकिन आज खुलासा हुआ कि उन्हें हर महीने पूरी तनख्वाह दी जाती है, पूरी सैलरी। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र जैन को 20,000 रुपए मंथली सैलरी, 18,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र का अलाउंस, 4,000 रुपए गेस्ट अलाउंस और 1,000 रुपए डेली अलाउंस मिलता है। जबकि जेल में होने के कारण न तो वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा सकते हैं और मेहमानों के स्वागत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नियम कहता है अगर कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे पुलिस की कस्टडी में रहता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सत्येंद्र जैन न सिर्फ मंत्री बने हुए हैं बल्कि पूरी सैलरी भी ले रहे हैं और जेल में मसाज भी करवा रहे हैं और होटल से खाना मंगाकर खा भी रहे हैं। बीजेपी के नेता रामवीर सिंह बदूड़े ने कहा कि सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से तुरंत हटाया जाना चाहिए। श्री सत्येंद्र जैन 30 मई से जेल में है। यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी 48 घंटे तक हिरासत में रहे, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और जो सैलरी किसी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को मिलती है तो केवल 30% सैलरी दी जाती है। दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन लगभग पिछले 6 महीने से जेल में है। मैं सैलरी की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो भत्ते उनको नहीं दिए जा सकते वह उनको दिए जा रहे हैं। और जेल के बारे में तो आपको मालूम है, लगता ही नहीं है कि वो जेल है या वो रिजॉर्ट है। ड्राई फ्रूट भी खाए जा रहे हैं, एक रेपिस्ट के द्वारा मसाज भी उनकी की जा रही है। अरविंद केजरीवाल, कहां आपकी नैतिकता चली गई? आपकी अंतरात्मा मर गई। आज आपको जवाब देना पड़ेगा। ये देखकर हैरानी होती है कि जिन सत्येंद्र जैन पर इतने सारे आरोप लगे हैं, जिनके बारे में अदालतों ने इतने सारे कमेंट किए हैं, जिन्हें बेल नहीं दी गई, जिनके इतने सारे वीडियो सामने आए हैं और आज आरटीआई की जानकारी सामने आ गई, उनको केजरीवाल मंत्री पद से हटाने के लिए तैयार नहीं है। वो तो उनको बनाए रखने की मांग करते रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ने ये कोई पहली बार तो नहीं किया। मुझे याद है 2015 में जब केजरीवाल के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर पर आरोप लगा था कि उन्होंने LLB की फेक डिग्री लेकर कानून की पढ़ाई की, BSc की फेक डिग्री थी, उसके आधार पर उन्होंने कानून की पढ़ाई की और इस फेक डिग्री के आधार पर वकालत का लाइसेंस ले लिया। उसमें केजरीवाल ने सारा दोष मीडिया पर लगा दिया था। कहा था कि मीडिया का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए, मीडिया हमारी पार्टी को बदनाम कर रहा है। बाद में तोमर की BSc की डिग्री फर्जी साबित हुई। केजरीवाल को उन्हें सरकार से हटाना पड़ा। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, चाहे केजरीवाल के विधायक संदीप कुमार सेक्स स्कैंडल में पकड़े गए या फिर फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर असीम अहमद को रिश्वत लेने के इल्जाम में बर्खास्त करना पड़ा। हर बार शुरुआत में केजरीवाल आरोपों को झूठा बताते थे, गलत बताते थे, सारा दोष मीडिया पर बढ़ते थे।
अब भी वो कहते हैं कि सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है, शराब घोटाला फर्जी है, सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार हैं, उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ऐसी बातों से किसी भी लीडर की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। खास तौर पर यह बातें केजरीवाल को शोभा नहीं देती, क्योंकि वो तो करप्शन से लड़ाई के नाम पर आंदोलन करके राजनीति में आए। आज स्मृति ईरानी ने भी केजरीवाल की ईमानदारी के दावों पर सवाल उठाए। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक किया। केजरीवाल को रेवड़ीवाल कहते हुए स्मृति ईरानी ने केजरीवाल के फ्री बिजली वाले वादे को गुजरात का अपमान बताया। स्मृति ने कहा कि गुजरात की जनता खुददार है, वो खैरात नहीं लेती। स्मृति ने केजरीवाल से सवाल किया कि उनका मंत्री जेल में एक रेपिस्ट से अपनी मसाज करवा रहा है और क्या मजबूरी है कि केजरीवाल उन्हें मंत्री पद से हटा नहीं रहे। અને જાણી જોઈને હિન્દીમાં થોડુંક બોલું છું, क्योंकि जिसको ये संदेश पहुंचाना है उसको गुजराती नहीं आती। नवा नवा लोको आया छे धतिंगो करता। एक भाईश्रीનું નામ છે ક થી શરૂ થાય છે, પણ ઘણા બધા લોકો એમને રેવડીવાલ કહે છે। आप सबने हाल फिलहाल में मीडिया में देखा होगा, इसलिए आज बहनों से निवेदन करने आई हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता कभी अगर कहीं मिले तो उनसे पूछना जरूर, ये कैसा संस्कार है तुम्हारा कि तुम्हारा एक मंत्री तिहाड़ की जेल में बंद है और अपनी सेवा एक नाबालिग बच्ची के रेपिस्ट से ले रहा है। और गुजरात के लिए क्या करना चाहते हो? जब पूछते हैं तो कहते बिजली फ्री आप। मैं आज बड़ी विनम्रता से केजरीवाल जी से कहना चाहती हूं, गुजराती खैरात नहीं लेता, गुजराती खुददार है, स्वाभिमानी है, और स्वाभिमानी गुजराती का इस प्रकार से चुनाव में अपमान ना करें। इसके बाद स्मृति ईरानी ने गुजरात के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान की बात भी याद दिलाई। स्मृति ने कहा कि राजनीति में कोई कितनी ही कट्टर विरोधी क्यों ना हो, लेकिन किसी की मां पर हमला नहीं किया जाता। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पीएम मोदी की मां का अपमान किया, गुजरात की जनता उसका जवाब जरूर देगी। चुनाव आया है तो जनता के मध्य में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं, लेकिन इस बार रिपोर्ट कार्ड के साथ अपना वो आक्रोश लेते जाना जो मन में तब फूटा जब नरेंद्र भाई की बा को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने अपशब्द कहे। और मैं बड़े सोच समझकर गुंडा शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज और सभ्य परिवार का व्यक्ति, प्रतिद्वंदी चाहे हम एक दूसरे के कितने भी क्यों ना हो, समाज में संस्कार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। स्मृति ईरानी ने आज सत्येंद्र जैन के रेपिस्ट से मसाज वाली बात तो याद दिलाई, लेकिन गुजरात चुनाव को देखते हुए उन्होंने जो अहम बात कही वो ये थी कि केजरीवाल और उनके पार्टी के नेताओं ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया। नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन, ये दोनों गुजरात के लोगों के लिए एक इमोशनल रिश्ते वाले लोग हैं। गुजरात के लोग जितना मोदी का सम्मान करते हैं, उतनी मां का सम्मान करते हैं, उन पर गर्व महसूस करते हैं। तो उन्हें कोई बुरा कहे तो गुजरात के लोग को बुरा तो लगता ही है, उनके दिल पे चोट लगती है। यही वजह है कि स्मृति ईरानी ने आज गुजरात में महिलाओं को इसकी याद दिलाई, और ये एक ऐसा मसला है जो गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी पड़ सकता है। स्मृति ईरानी ने आज राहुल गांधी का भी जिक्र किया। कहा उन्होंने जिसे अमेठी से भगाया वो अभी तक यात्रा कर रहा है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर आज एक नया विवाद भी खड़ा हुआ। आज बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। राहुल गांधी की यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश के खरगोन में है।
इसी का एक वीडियो मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और लिखा गया, जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। लेकिन कुछ घंटों बाद इस वीडियो को हटा लिया गया, डिलीट कर दिया गया। इसके बाद बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इसी वीडियो को रीट्वीट किया और दावा किया कि कांग्रेस ने वीडियो इसलिए हटाया क्योंकि राहुल की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर हमला किया। शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल की यह यात्रा भारत जोड़ने वाली नहीं है बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल की यात्रा में जिसने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं या भारत तोड़ने वालों को जोड़ रहे हैं यात्रा से? सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना, कि शर्म नहीं आती कांग्रेस को? कांग्रेस ने पहले भी देश को तोड़ा है और आज भी जिस तरह के लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं वो कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है और यह मानसिकता जोड़ने की नहीं, तोड़ने की मानसिकता है। जिन्होंने भी ये नारे लगाए हैं वो कभी माफ नहीं किए जाएंगे। मैंने जांच के निर्देश दे दिए, उनके खिलाफ सख्ततम कार्रवाई की जाएगी। खुद वीडियो डाल रहे हैं वो और बाद में खुद डिलीट कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? चोरी और सीना चोरी। बीजेपी के हमले से कांग्रेस परेशान हुई, पलटवार किया, जवाब दिया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में लोग राहुल से जुड़ने लगे हैं उससे बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लिहाजा जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए डॉक्टर वीडियो वायरल किया। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी के इस झूठ के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए होंगे, ये कांग्रेस की कल्चर नहीं है। लेकिन यह सही है कि वीडियो में ऐसे नारे सुनाई दिए। यह भी सही है कि वीडियो कांग्रेस की तरफ से ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। हो सकता है जब कांग्रेस के लोग वीडियो बना रहे थे तब कुछ शरारती लोगों ने मजे लेने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए जो वीडियो में रिकॉर्ड हो गए और कांग्रेस के लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो यह मामला लापरवाही का तो हो सकता है, इसको लेकर मजाक तो उड़ाया जा सकता है, पर ऐसे वीडियो के आधार पर कांग्रेस को देशद्रोही कहना नाइंसाफी होगी। लेकिन चुनाव का सीजन है, अभी गुजरात में चुनाव चल रहा है, अगले साल मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने हैं, तो इस तरह के वीडियो हो तो वायरल तो होंगे। आज भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक इंटरेस्टिंग तस्वीर भी नजर आई। राहुल गांधी ने आज ब्रह्मपुरी घाट पर नर्मदा की पूजा की। राहुल के साथ प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उनके भांजे रिहान वाड्रा ने भी नर्मदा नदी की पूजा की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी वहां मौजूद थे। राहुल गांधी ने इस दौरान ओम लिखा हुआ पीले रंग की रामनामी चादर भी ओढ़ी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मां नर्मदा की आरती की। राहुल की रामनामी दुपट्टा पहने इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर इलेक्शन के दौरान ही दिखाई पड़ती हैं। 6 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में एंटर करने वाली है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले ही कांग्रेस में इंटरनल वॉर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से सचिन पायलट को खुलेआम गद्दार कहा, उसका डैमेज कंट्रोल करना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया है। हालांकि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि मीडिया को राजस्थान के बजाय भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। Nothing, you don't worry about all this. There is no conflict. राजस्थान मसले पर हम लोग देख लेंगे, चिंता मत करिए।
हम अब केवल भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में कोई विवाद नहीं है और यदि कोई है तो हम इसे सुलझा लेंगे। मीडिया अन्य राजनीतिक दलों के संघर्षों की रिपोर्ट क्यों नहीं करता? भारत जोड़ो यात्रा के लिए राजस्थान सबसे अच्छा और सबसे सफल राज्य होगा और मीडिया को आकर इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। शो द स्ट्रेंथ ऑफ राजस्थान कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल की बात तो ठीक नहीं है कि मीडिया किसी और पार्टी के लड़ाई झगड़ों को नहीं दिखाता। झगड़ा किसी भी पार्टी में हो जाए, खबर तो बनती है। अगर नेता बयानबाजी करते हैं तो खबर तो बनती है, चाहे पार्टी कोई भी हो। गहलोत सचिन पायलट को गद्दार कहेंगे तो इसकी रिपोर्टिंग तो होगी। अगर सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस को अपने एमएलए को रिजॉर्ट में रखने को मजबूर होना पड़ेगा तो खबर तो बनेगी। हालांकि कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश का कहना है कि अशोक गहलोत एक तजुर्बेकार नेता हैं, लेकिन सचिन पायलट भी एनर्जेटिक और पॉपुलर लीडर हैं। जहां तक दोनों के बीच मतभेद की बात है, इसे सुलझा लिया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस को गहलोत और पायलट दोनों की जरूरत है। जो हल निकालना है कांग्रेस नेतृत्व को राजस्थान के मामले में, वो निकाला जाएगा। संगठन सर्वोपरि है। कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इंटरव्यू में, जिसका आपने जिक्र किया। ये अप्रत्याशित, मुझे भी अप्रत्याशित थे। कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए, पर मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक परिवार हैं। अशोक गहलोत की भी ज़रूरत है कांग्रेस को, सचिन पायलट की भी ज़रूरत है कांग्रेस को, दोनों की ज़रूरत है। कुछ मतभेद है, हम उससे भागते नहीं हैं, पर एक चीज़ आप याद रखें, हमारे पार्टी में भय का माहौल नहीं है। हमारे पार्टी में कोई डरे हुए नहीं है। जो मन में आता है बोलते हैं। जयराम रमेश की बात तो सही है कि कांग्रेस के सभी नेताओं को इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा को सपोर्ट करना चाहिए, ये कांग्रेस की ज़रूरत है। लेकिन ये भी सच है कि राजस्थान में पार्टी के अंदर जो विवाद चल रहा है उसका समाधान भी होना चाहिए। गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी यही डिमांड कर रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा का कहना है कि अगर गहलोत को ऐसा लगता है कि सचिन पायलट के साथ कोई विधायक नहीं है तो विधायकों की 1-to-1 गिनती करवा लेनी चाहिए। गुढ़ा ने कहा, अगर चीफ मिनिस्टर 10-10 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा रहे हैं तो उसका सबूत क्यों नहीं दिखा देते। उन्होंने ऐसे नेताओं को मंत्री क्यों बनाया जो सचिन पायलट के साथ थे। ये तो टेस्ट करवा लेना चाहिए कि कितने साथ है कितने नहीं है, बीच में खड़े कर लो, पता चल जाएगा। और 1-to-1 मिलने से क्यों परहेज कर रहे हैं? हालांकि नए कोई विधायक गहलोत साहब के साथ है, एक भी एमएलए, एक भी विधायक सचिन जी के साथ है, सारे के सारे विधायक कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस हाईकमान जो फैसला करेगी उसको सारे विधायक मानेंगे। इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात हो ही नहीं सकती कि मुख्यमंत्री जी के को पता है कि ये लोग 10-10 करोड़ रुपए वहां से लेके आए हैं 2 नंबर में, और उनका इनके पास सबूत भी है, तो इतने दिन से कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? सीएम साहब को कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ। यदि ये कह रहे हैं तो इनको मंत्री क्यों बना दिया? उनमें 5 लोगों को मंत्री क्यों बना दिया? संगठन में क्यों ले लिया? ये दोहरी बातें क्यों कर रहे हैं? करोड़ों लोग पायलट साहब के फैन हैं, और वो करोड़ों लोग राजस्थान के अंदर, राजस्थान से बाहर, इस बयान से, इस भाषा से वो सारे के सारे लोग राजस्थान के मुख्यमंत्री की पोस्ट पर बैठ के, मेरी जानकारी के हिसाब से, जो मैं जितने दिन से राजनीति को देख रहा हूँ, मैंने कभी किसी मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग करता मैंने नहीं सुना। राजस्थानी और गहलोत साहब को तो हो ही नहीं सकता। गहलोत साहब तो इन चीजों के लिए जाने ही नहीं जाते। ये बात सही है कि कांग्रेस के सीनियर नेता राजस्थान का झगड़ा सुलझाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सही मौके की तलाश है। इस समय गुजरात में चुनाव हैं, राजस्थान का पड़ोसी राज्य है, अगले साल राजस्थान में चुनाव होने हैं, और अगर राजस्थान में चुनाव जीतना है तो गहलोत और पायलट दोनों की जरूरत होगी। जयराम रमेश ने सही कहा। पिछले असेंबली चुनाव में इन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, इसलिए कांग्रेस को सफलता मिली थी। पार्टी के सामने
आज ये चैलेंज नहीं है कि गहलोत को चीफ मिनिस्टर बनाए रखें या सचिन पायलट को बनाया जाए। जरूरत इस बात की है कि दोनों को साथ मिलकर चलने के लिए कैसे राजी किया जाए। मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं और कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन बस 6 महीने बाद ही हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसे सुलझाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में सीमा का विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार ये इतना तेज हो गया है कि इस मुद्दे पर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस दोनों बीजेपी के नेता हैं और दोनों टकराव के रास्ते पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपने राज्य की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने देंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कर्नाटक के मराठी भाषी इलाकों को महाराष्ट्र में मिलाने की कोशिश जारी रहेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कुछ दिन पहले कर्नाटक के बेलगावी को महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग करने वाले मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के सदस्यों से मुलाकात की थी। इस मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी के लिए नामी वकीलों की टीम का गठन करने की बात कही थी और अपने 2 मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल और शंभूराज देसाई को नोडल मिनिस्टर बना दिया था। ये दोनों लगातार लीगल टीम के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी फैसला किया कि महाराष्ट्र कर्नाटक की सीमा पर बसे 865 मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र की तरफ से मदद मुहैया कराई जाएगी। इन गांवों में मौजूद सामाजिक और धार्मिक संगठनों और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री चैरिटेबल डोनेशन फंड से पैसे दिए जाएंगे। देखिए, इस विषय पे सही माने में बोलने का अधिकार उनको नहीं है। 40 दिन एकनाथ शिंदे सीमा विवाद में जेल में था और ये जो मामला है जो 2012 का है, जहाँ वहाँ पर कई समस्या थी। 2012 में किसकी सरकार थी, ये भी सोचने की आवश्यकता है। और पिछले 2.5 साल में या उससे पहले ये लोगों के लिए जो सीमावर्ती भाग में रहते हैं उनके लिए क्या किया है। हम लोग ने परसों के दिन जो बैठक ली हुई थी, वो हम लोग ने कहा है कि ये तड़जोड़ होगी, यहाँ पर सामंजस्य से ये बात छूट सकती है। ये विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में है, हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात करने वाले हैं और ये विवाद है जो ये दोनों राज्यों के सामोपचार से छुड़ाने का कोशिश हमारा है। और जो सीमावर्ती इलाके में जो लोग रहते हैं उनको योजनाएं जो थी उन्होंने बंद किया था अभी पिछले सरकार में, वो तो शुरू करने का काम हमने किया है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो 40 गांव जो है उसका जो मसला था, मामला था, वो 2012 का था। अभी वहाँ जो भी समस्या है, जो भी है, उसको न्याय देने का काम करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। तो एक भी गांव वहाँ जाएगा नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। हैरानी की बात यह कि कुछ ही दिन पहले कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने महाराष्ट्र की सीमा पर बसे कन्नड़ भाषी गांवों को सामाजिक और आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी कर्नाटक की सीमा में बसे मराठी भाषी गांवों की मदद करने का ऐलान कर दिया है। इस मामले को समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच झगड़ा किस बात पर है? दरअसल कर्नाटक भी पहले बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। भाषा के आधार पर जब नए राज्यों का गठन हुआ तो कन्नड़ भाषी लोगों के लिए 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक का गठन किया गया। लेकिन इस दौरान कुछ मराठी भाषी इलाके भी कर्नाटक में चले गए। सबसे ज्यादा विवाद बेलगावी जिले को लेकर है। इसके अलावा खानापुर, निप्पानी, नंदगाड़ और कारवार के क्षेत्र को भी दोनों राज्यों के बीच दावा किया जाता है। विवाद होता रहता है। दरअसल 2004 से यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। उस वक्त ही महाराष्ट्र सरकार ने बेलगावी शहर और 865 गांवों पर अपना दावा किया था। जवाब में कर्नाटक सरकार ने बेलगावी में एक विधानसभा भवन का निर्माण कर दिया, जिसे सुवर्ण सौंध नाम दिया गया। कर्नाटक सरकार यहां विंटर सेशन का आयोजन करती है। इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब महाराष्ट्र के सांगली जिले के 40 गांवों ने एक प्रस्ताव पारित करके
खुद को कर्नाटक में शामिल करने की मांग की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कह रहे हैं कि वो महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक का एक भी गांव अब महाराष्ट्र में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं महाराष्ट्र सरकार से इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग करता हूं। वो इसे रोकें। इससे दोनों राज्यों के बीच विवाद पैदा होगा। इसलिए महाराष्ट्र सरकार तुरंत एक्शन ले और मैं खास तौर पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग करता हूं कि इस पर कार्रवाई करें। दूसरी बात, हम कानून मानने वाले लोग हैं और हम कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने 2004 में इसे लेकर केस किया था और हम कानून के मुताबिक लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी इसे जारी रखेंगे। हमें कानून पर पूरा विश्वास है। हमें अपनी जीत का भरोसा है। हम अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। हम अपने राज्य की सीमा की और अपने लोगों की रक्षा करेंगे। इस दौरान एक खतरनाक बात भी हुई है। दोनों राज्यों के कुछ संगठन इस विवाद में कूद गए हैं। पुणे में मराठा महासंघ नाम का एक संगठन है। इसके लोगों ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चलने वाली कर्नाटक रोडवेज की बसों से ब्लैक कलर से जय महाराष्ट्र लिख दिया है। ये लोग कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के उस बयान से नाराज हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के 40 कर्नाटक भाषी गांवों ने कर्नाटक में शामिल होने का जो प्रस्ताव पारित किया है, उनकी सरकार उस पर गौर करेगी। कर्नाटक से इसका जवाब भी आया। कर्नाटक के कलबुर्गी में कुछ लोगों ने महाराष्ट्र रोडवेज की बस में जय कर्नाटक लिखे पोस्टर चिपका दिए। हालांकि कांग्रेस इस सीमा विवाद को दोनों राज्य सरकारों के बीच की फिक्सिंग बता रही है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम तो अब बेलगावी के अलावा करवार इलाके पर भी दावा ठोक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनकी मंशा पूरी नहीं होने देगी। कर्नाटक के एक भी गांव को महाराष्ट्र में नहीं जाने दिया जाएगा। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार है। दोनों ने मिलकर मैच फिक्सिंग कर ली है। उनकी सरकार है यहां पर। वहां के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तो बेलगावी से आगे बढ़कर करवार तक आ गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुछ और बात कर रहे हैं। ये सब मैच फिक्सिंग है। कर्नाटक की 1 इंच जमीन भी हम किसी को नहीं देने देंगे। यहां रहने वाले मराठी कर्नाटक के हैं। पिछली सारी सरकारों ने उनके हितों की रक्षा की है। इन लोगों के बयानों से किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये लोग मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। एक जमाना था जब महाराष्ट्र और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। तब इलेक्शन के समय दोनों राज्यों में बॉर्डर को लेकर इसी तरह झगड़ा होता था और बीजेपी इसका फायदा उठाती थी। अब बाजी पलट गई है। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, फिर से इलेक्शन होने वाले हैं और दोनों राज्यों में बॉर्डर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जाहिर है अब कांग्रेस इस झगड़े का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। पश्चिम बंगाल से आज एक अच्छी खबर आई। असेंबली इलेक्शन के करीब 1.5 साल बाद आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विरोधी दल के नेता शुवेंदु अधिकारी की मुलाकात हुई। ममता बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी को चाय पर बुलाया। इस दौरान बीजेपी के 2 और एमएलए अग्निमित्रा पॉल और मनोज टिग्गा भी मौजूद थे। इन नेताओं की मुलाकात विधानसभा चेंबर में हुई। बाद में असेंबली के अंदर ममता बनर्जी ने कहा कि वो शुवेंदु अधिकारी को भाई मानती थी। ममता बनर्जी ने शुवेंदु के पिता शिशिर अधिकारी को भी याद किया। हालांकि ममता के न्योते पर उनके साथ चाय पीने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने कहा इस मुलाकात के ज्यादा मायने नहीं निकालने चाहिए। ये सिर्फ एक कर्टसी कॉल थी और ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी सियासी जंग जारी रहेगी। एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष के नाते नेता सदन वो बुला सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये परंपरा पहले से चालू होना चाहिए था, चालू करना चाहता है, उसको वेलकम करना चाहिए। और मैं खुद नहीं वहाँ रिस्पॉन्ड किया, मेरा साथ और भी मेरा 3 सीनियर कॉलीग मिस्टर मनोज टिग्गा, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, मैडम श्रीमती अग्निमित्रा पॉल मेरा साथ एक्कम्पनी किया। हम लोग 3-4 मिनट का एक कार्टसी मीटिंग किया, नमस्कार प्रति नमस्कार हुआ। इसमें कोई
दूसरा इसमें 1.5 साल क्यों लगे? ये तो शुरू भी नहीं, ये तो मैं बोलना बहुत मुश्किल है। मैं बोलना मुश्किल है। नहीं, ये बोलना मुश्किल है। बुलाने का बात तो नेता सदन ने बुलाई ना, पूछ लीजिए उसके। नहीं ना, अंदर का बात तो कोई काटसी मीटिंग था। 3-4 मिनट में क्या होगा? नमस्कार प्रति नमस्कार हुआ। आने वाले दिनों में टक्कर था वो कुछ कम होते अब दिखाई देगा आगे समय में। देखते, ये तो पॉलिटिकल बैटल है, एक तो पर्सनल क्यों आप ले रहा है? ये लड़ाई ममता जी का खिलाफ पर्सनल लड़ाई नहीं हो सकती है। ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। ये परिवारवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ राष्ट्रवाद और विकासवाद की लड़ाई है। इसमें कोई पर्सनली टिप्पणी करना एक घटिया बात होगा। ममता बनर्जी ने 1.5 साल बाद ही सही शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। ये पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए अच्छा संकेत है। मुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेता के बीच में बातचीत होती रहनी चाहिए, मुलाकात होती रहनी चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो G20 के लिए बुलाई गई प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग में हिस्सा लेने के दिल्ली आएंगी, नरेंद्र मोदी से मिलेंगी। ये भी एक अच्छा साइन है। राजनीति में मतभेद होना एक चीज है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। कोई भी लड़ाई पर्सनल नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।